लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ा रहे। ठीक है सर। सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु इस बार के इस कार्यक्रम में है वो आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं। हमने भी अगले आने वाले 5 साल में लगभग 13 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि उस 13 करोड़ में हम 8 करोड़ को ऑनलाइन मॉड्यूल के ठीक है सर, बिल्कुल हमारा जो समय था इस कार्यक्रम का वो खत्म हो गया। काफी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को आप लोगों से बातचीत करके मिली हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज के इस कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। नाइन टू 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हम जहाँ पे आए ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इसका महत्व मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। ये देखिए, ये लॉर्ड मिकी का बंगला था। मिकी तो एक कार्टून है ना बेटा, ये भी। ये देखिए, यही वो दीवार है जिसके सामने उनकी बीवी संवरती थी। दीवार का है। और इस सीलिंग के नीचे अंग्रेजी पार्टियां हुआ करती थी। सीलिंग का? और यहाँ अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। ये खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। सच है, वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिफ। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। सरकार की ओर से आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जाएगा जवाब। भाजपा ने लोकसभा में मौजूदगी के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 हुआ पास, बजट पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत गुयाना के राष्ट्रपति और
पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भी सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तराखंड के हिमस्खलन त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 32 तक पहुंचा। 174 लोग अब भी लापता। 25 से 35 लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका। तमाम सुरक्षा बलों की ओर से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। कोविड-19 के सक्रिय मामले 1.41% से कम। 33 राज्यों में 5000 से भी कम है मामले। 66 लाख से ज्यादा लोगों का हो चुका है कोरोना टीकाकरण। 13 फरवरी से शुरू होगा टीकाकरण का दूसरा चरण। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोविड से नहीं हुई कोई मौत। चुनाव आयोग का 3 सदस्यीय दल आज से दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष ब्लिंकन के साथ की हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रगति के अलावा क्वाड के अंतर्गत आपसी सहयोग की समीक्षा। म्यांमार की स्थिति पर भी हुई बातचीत। और आंग सान सू की के दफ्तर पर सेना ने मारा छापा। राजधानी नीपीटॉ में प्रदर्शन जारी। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। म्यांमार की स्थिति पर चिंता जताई। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ सभी उच्च स्तरीय राजनीतिक और सैन्य संबंध किए निलंबित। आप देख रहे थे अभी तक की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले अभी की बड़ी खबर पे डालते हैं नजर। और सबसे पहले बात उत्तराखंड की और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम आपको ले चलते हैं उस त्रासदी के बारे में जो अपने से कुछ दिन पहले हुई थी। उत्तराखंड की त्रासदी के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरकाशी के लाटा विलेज में एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है जहां पर चमोली जिला प्रशासन रोड से कटे हुए 13 गांव में राशन सामग्री पहुंचा रहा है। डीडी न्यूज की टीम ने हेलीकॉप्टर से रेणी गांव का दौरा किया और जानने का प्रयास किया कि क्या हालात हैं वहां पर। ऊपर से हमने दिखाया का प्रयास किया है कि एक्चुअल सिचुएशन अभी ग्राउंड में क्या है। इसके अलावा गांव में जाकर देखा है कि किस प्रकार से वहां मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, किस प्रकार से वहां पर राशन सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उसका लोगों में किस प्रकार से प्रतिक्रिया भी दी है, उसका भी हमने आकलन किया। ग्रामीणों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप डीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं उस रैणी गाँव की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था उस हिमस्खलन के बाद से। कैसे तमाम राहत एजेंसियां, उत्तराखंड की सरकार, जिला प्रशासन वहां पे राहत और सामग्री पहुंचाने में लगा हुआ है। मेडिकल असिस्टेंस की अगर ज़रूरत है तो उस दिशा में भी कोशिश की जा रही है। और डीडी न्यूज़ की टीम पहली बार किसी भी टेलीविज़न चैनल के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहली बार उस रैणी गाँव तक पहुँची है और वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं किस प्रकार से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। ये सारा एक तरीके से पूरा प्रयास चल रहा है। और ये रैणी गांव के पास की ही तस्वीरें हैं जहां पर हर प्रकार की राहत सामग्री, खासतौर से खाने पीने के राशन की बात हो या इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस की बात हो, उसका वहां पर इंतज़ाम किया जा रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कई गांव तक जो प्रभावित हुए थे उनका पीने के पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। बिजली की भी सप्लाई अधिकांश गांव तक शुरू हो गई, लेकिन फिर भी जो गांव अभी प्रभावित है वहां तक अन्य प्रकार की जो राहत सामग्री है उसको पहुंचाने का काम जिला स्तर पर लगातार किया जा रहा है। और ये जो काम युद्ध स्तर पर जारी है। डीडी न्यूज़ की टीम ने कोशिश की है इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको आप तक पहुंचाने के लिहाज से। जहां तपोवन के इलाके में सुरंग में 30 लोगों के लगभग फंसे होने की आशंका है, वहां पर भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है। तो तमाम जो गांव जहां पर ये संपर्क कट गया था, खासतौर से रैणी गांव जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बल्कि सबसे पहले प्रभावित हुआ था, वहां की भी तस्वीरें हम आप तक लेकर आए हैं। और वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान जारी है। त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 32 हो गया है, जबकि 174 लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ की 5 और सेना की 8 टीमें, जबकि वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत अभियान में लगातार लगे हुए हैं। समन्वित सहयोग के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।
ऋषिगंगा परियोजना के 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि दूसरी सुरंग में अभी भी 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। कि अभी जब जो मलबा खोद रहे हैं तो उसमें बड़े बोल्डर भी अब दिखने लगे हैं। अभी तक मलबा पूरी उससे जारी है। हमने वहाँ बीच में ड्रोन कैमराज भी भेजे, वो भी, और जो नेवी की मार्कोस की टीम आई थी, ये सब भी जहाँ तक हमारी मशीन काम कर रही है उसके आगे 10-15 मीटर से आगे नहीं बता पा रहे। तो हमें मलबे से 8 और नदी से 24, नदी में भी श्रीनगर तक हमें बॉडीज मिली हैं, तो 24, कुल 32 बॉडीज हमको अभी तक मिली हैं, जिनमें से 8 आइडेंटिफाइड हैं, 24 आइडेंटिफाइड नहीं है। और हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट इस वक्त हमारे साथ में इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। उर्मिलेश इस वक्त तपोवन के इलाके में है, जहां पर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उर्मिलेश, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? क्या कुछ सफलता धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो तमाम राहत एजेंसियां लगी हुई हैं उनको मिलती दिखाई पड़ रही है? जी आरिंद्र, बिल्कुल। हम लोग अब जो है तपोवन से अब हम लोग जो है रैणी में आगे हैं। रैणी वो जगह है जहां पर ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट था वो था। ऊपर से जब ग्लेशियर फटा तो अब मेरे कैमरामैन सुमित आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर से जब ऊपर जो बर्फ दिखाई दे रही है आपको, वहां से जो ग्लेशियर नीचे आया, वहां से उसने यहाँ पे जो जहां पे ये डोजर काम कर रहे हैं, जेसीबी काम कर रहे हैं, वहां से वो जो भयंकर जो बीवीसी का वहां से बन करके आया। यहाँ पर ये पावर प्लांट था जो कहा हमको जो एनडीआरएफ और तमाम यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहीं पर वो पावर प्लांट था, ऋषिगंगा पावर प्लांट, जो कि वहां ऊपर से आकर के और इसमें आया। यहां से उसने और विभीषिका का रूप लिया और देख सकते हैं आप कितना बड़ा निशान है, कितना जबरदस्त वो प्रलयकारी रहा होगा कि इस नदी के चारों तरफ जो निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने ऊपर ये मिट्टी के निशान जो अभी तक दिखाई दे रहे हैं आपको, यहां तक ये गया है। साथ ही सामने आप दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर बीआरओ जो है कोशिश कर रहा है अब पुल बनाने की, और यहाँ पर ये पुल था बीआरओ का जो कनेक्टिविटी थी आरिंद्र, यहाँ से उधर जो रैणी गांव है, पल्ली रैणी गांव, उधर लगभग दर्जन भर गांव है जो कि कनेक्टिविटी से टूट गए थे, आवागमन के कनेक्टिविटी से टूट गए थे। अब जो है यहाँ पर बीआरओ युद्ध स्तर पर जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बीआरओ यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर जो पुल है, ताकि यहाँ से जो आवागमन का साधन है उसको जो है सुचारू रूप से किया जाए, लोग आसानी से इधर उधर कर सके, क्योंकि इसके चलते हुए वहां पर जो आवश्यक सामग्रियां वो भी नहीं पहुंच पा रही थी, और जो आवश्यक सामग्रियां वहां पहुंचाई जा रही थी वो जो है या तो हेलीकॉप्टर या चॉपर के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी। अभी यहां पर जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आरिंद्र, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पावर प्लांट में, क्योंकि यहां पर हमने सुबह जो यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट है एनडीआरएफ के, उनसे बात की थी तो कह रहे थे लगभग 40 के आसपास लोगों की यहाँ पर जो है दबे होने की जो बात कही गई है, आशंका है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है बड़ी जोर शोर से बड़ी युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। साथ ही एक बड़ी यहाँ पर जो चुनौती आ रही है, चुनौती यह है कि जैसे मेरे कैमरामैन सुमित आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर से मलबा जो है धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ अपना आप ही खिसक रहा है। तो लिहाजा जैसे यहाँ पर जो जेसीबी जिस तरीके से इस मलबे को हटा रहा है, इस गाद को हटा रहा है, तो ऊपर से और ज्यादा आ रहा है। साथ ही यहाँ पर भी जो गाद भरा हुआ है, जो मलबा भरा हुआ है, उसमें भी धंसने की जो है पूरे के पूरी जो संभावनाएं हैं। तो जो रेस्क्यू कर रहे हैं वो फूक फूक के कदम रखकर कर रहे हैं। साथ ही यह ध्यान रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हो सकता है कि कोई अभी जो जीवित होंगे तो उनको कोई नुकसान न हो और सुरक्षित उनको बाहर निकाला जाए। आरिंद्र, एक बात और कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि मौसम विभाग ने जो है कल बताया था कि आज यहाँ पर किसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से जो है बूंदाबांदी या हल्का जो है बर्फबारी हो सकती है ऊपरी इलाकों में। लिहाजा अभी यहाँ पर जो मौसम है, ये मौसम भी यहाँ पर थोड़ा सा बारिश जैसे हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा चिंता की नकीरें हैं कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर अगर बारिश हो गई तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी गति कहीं धीमी न हो जाए। आरिंद्र जी, उर्मिलेश आप रहिए हमारे साथ में, लेकिन हम इस खबर पे लगातार बने हुए, दर्शकों को हम लगातार अन्य जो एक्सक्लूसिव बातचीत है और जो कोशिशें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम एक बार फिर से डीडी न्यूज़ की विशेष कवरेज पर हम नजर डालते हैं। उत्तराखंड में किस तरह से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम राहत एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, ये सब लगातार कोशिशें कर रही हैं कि कैसे अगर एक भी व्यक्ति वहां पर जीवित है, अगर जिंदगी बची हुई है तो उसको कैसे बचाया जाए, उस दिशा में लगातार काम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस के तहत जिन जगहों से कनेक्टिविटी कट गई है वहां पर भी लगातार पहुंचा जा रहा है। मैं और मेरा कैमरामैन एसपी दुबे हम हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हैं तपोवन से
लाटा की विलेज की तरफ, जहां पर एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है और वहां पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो सामग्री है, राहत सामग्री किस तरीके से जाएगी। और हम आपको नीचे की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये वो इलाका है जहां पर उस दिन ये हिमस्खलन गिरने के बाद यहाँ पर स्थिति ऐसी इस प्रकार से हुई थी। ये एरियल शॉट आप देख रहे हैं, डीडी न्यूज़ पर खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो टनल है उसको खोलने का काम किया जा रहा है। कितनी गाद यहाँ पर गिरी हुई है, किस तरीके से वो मंजर रहा होगा आप देख सकते हैं। पूरा तहस नहस ये प्रोजेक्ट हो चुका है और एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, डीडी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव है। और टनल का वो इलाके से हम होकर के गुजर रहे हैं जहाँ पर ये राहत बचाव का कार्य चल रहा है। जो भी डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वो पहुँचाई जानी थी लेकिन नहीं पहुँचाई जा पा रही थी, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ से राहत और बचाव कार्य जारी है। और ये टनल है, वो आप देख रहे हैं सामने, वो टनल है जहाँ पर ये काम चल रहा है राहत बचाव का। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 मीटर तक टनल को खोद लिया गया है, बाहर मलबा निकाल लिया गया है और वहाँ से 20 से 25 लोगों के घिरे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य है उसको ज़ोर शोर से किया जा रहा है। ज़िला प्रशासन की ओर से जो हेलीकॉप्टर सुविधाएं दी गई हैं वो इसीलिए दी गई हैं ताकि यहाँ के जो लोग थे, जो 11 या 13 जो गांव थे, वहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, तो ज़िला प्रशासन ने अपनी तरफ से एक मुहिम शुरू की है। ये 8 तारीख से 9:30 बजे से ये सुविधाएं देनी शुरू हुई हैं। लगातार सॉर्टीज़ चल रही हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ से सामान जो है वो आगे ले जाया जा रहा है। और SDRF के तहत 20 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी गई है राहत और बचाव कार्य के लिए। यहाँ से देखने से आपको चीज़ें साफ नज़र आएंगी, साफ आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वो मंजर रहा होगा, किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ होगा और अभी के जो हालात हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़। और हमारे सहयोगी चंद्रशेखर भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। और चंद्रशेखर, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं उसके लोकेशन के बारे में बताइए और क्या अपडेट इस वक्त आपके पास में इस पूरे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर? जी आरिंद, मैं अभी कुछ देर पहले ही ढाक हेलीपैड पे हूँ और यहाँ पे उतरा हूँ। यहाँ से मैंने सफ़र तय किया था कुछ देर पहले लाता विलेज का, जहाँ पर अस्थाई हेलीपैड बनाया गया है और लगातार यहाँ से सॉर्टीज चल रही है। अभी कुछ देर बाद भी आपको यहाँ पे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देगी। मेडिकल टीम यहाँ पर तैनात है, कुछ गाँव वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ से ले जाए जाएंगे वहाँ पर जहाँ उनका गाँव है। ये कनेक्टिविटी की बात है क्योंकि यहाँ पर जो रेनी गाँव है जहाँ पर ये मलबा आया था और ये तूफान आया था और पुल टूट गया और कनेक्टिविटी नहीं हो पाई 13 गांव की, तो वहां पर जिला प्रशासन ने ये शुरुआत की। मुख्यमंत्री के साथ निर्देश थे कि यहां से हेलीपैड के थ्रू उन लोगों को लाया और ले जाया जा सके, साथ ही साथ राशन की जो सुविधाएं हैं वो वहां तक पहुंचाई जा सके। और अच्छी बात यहां पर यह है कि राशन वहां पर तो पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि हर घर में वो राशन पहुंचे और राशन कब खत्म हो रहा है इसकी भी जो है जानकारी ली जा रही है और तुरंत उनको वो राशन मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा वहाँ मेडिकल टीम भी पहुंची हुई है, हमने जायजा लिया था और वहाँ पे हमने देखा कि जगह जगह जा करके कम से कम 80 लोगों को अब तक वो देख चुके हैं इतने दिनों में और लगातार वहाँ पर कोशिशें जारी हैं। इसमें मैं आपको यही बताऊं कि अभी हम जब वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ एक महिला को प्रसूति की कुछ दिक्कतें थी, तो उनको भी इमरजेंसी के तहत वहाँ से उठा करके जोशीमठ की तरफ लाया गया जहाँ पर उनका उपचार हो सके। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर हैं और कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है उसके लिए भी BRO वहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये अच्छी पहल जो है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। एरियल सर्वे के दौरान हमने ये भी पाया कि किस तरीके से वहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, उनमें क्या मुश्किलात हैं, वहाँ पर क्या समस्याएं आई होंगी, उसको देखने की हमने कोशिश की थी और डीडी न्यूज़ ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए रखी है। आर्यत, हम एक बार फिर से रुक करते हैं। उर्मिलेश हमारे सहयोगी लगातार तपोवन इलाके से बने हुए। उर्मिलेश, वक्त थोड़ा सा कम है, जल्दी से अगर आप बता सकें कि जिस ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त पूरे इलाके को साफ करने के लिए लगभग कितना और वक्त लग सकता है, एक पूरी स्थिति साफ हो पाएगी? जी आरिंद्र, बिल्कुल हमने जब सुबह यहाँ पर आकर के जो BRO के मुख्य अभियंता है उनसे बात की थी हमने कि कितना और समय लग सकता है, तो उनका कहना था कि हम लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा है, यहाँ पर जो गाद भरा हुआ है उसमें फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई अंदर जो है जीवित हो सकता है कोई जो है किसी को अंदर जो है जब रेस्क्यू किया जाए उसको किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, तो इस तरीके से उनको जो है धीरे धीरे से कदम रखने के अलावा जो है फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो
लिहाजा ये कोशिश है आरेंद्र की यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत धीरे के साथ किया जाए, धीरे धीरे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे किया जाए ताकि अंदर से जो लोग फंसे हुए हैं उनको जो है धीरे से निकाला जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मलबा है, जो गाद है, इसमें हाईटेक मशीनें यहाँ पर लगी हुई है और उस हाईटेक मशीनें में जो है यहाँ पर बहुत धीरे से काम हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पर जो मलबा है उस मलबा में धंसने की बहुत ज्यादा संभावनाएं है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो है मेरे कैमरामैन सुमित आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पुल बह गया था, ये पुल टूट गया था, ये पुल जो है बनाने की कोशिश कर रही है बीआरओ और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये पुल बनाया जाए जिससे कि जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है सुचारू रूप से। हमारे साथ आरेंद्र 2 मिनट और लेंगे, हमारे साथ यहाँ पर हैं बीआरओ के मुख्य जो अभियंता है वो हमारे साथ यहाँ पर हैं, लाइव में जुड़ गए हैं इस समय। इन्हीं से पूछते हैं सर, बीआरओ यहाँ पर लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, कितना समय और लगेगा यहाँ पर? देखो, मैंने आपको बताया था कि बीआरओ डे एंड नाइट काम कर रहा है, हम 1 मिनट भी कोई मशीन आइडल नहीं रख रहे हैं। अभी आप देखो, रातों रात ये काम फाउंडेशन का हो गया है, अबटमेंट का। अभी ये अबटमेंट बनना थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। हमारी कोशिश है शीघ्र से शीघ्र इस रोड को दुरुस्त किया जाए। सर, एक बात और है कि यहाँ पर जो मलबा आया है, जो यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, उस रेस्क्यू में किस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? जैसा हमें बताया गया है कि अभी जहां से मलबा क्लियर किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मलबा क्वांटिटी में है और यहाँ पर पावर हाउस की मेन बिल्डिंग थी जिसमें आदमी रहते थे। तो लोगों के आग्रह पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर काफी डेड बॉडी मिल सकती है, इसलिए हमने हमारी मशीनें, 3-4 मशीनें इनको हैंड ओवर कर दी है एनडीआरएफ को और वो अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं। इसमें डेड बॉडीज हैं, इसमें काम स्लो हो रहा है। और उमेश, फिलहाल वक्त इतने ही ज्यादा दे रहा है, हम आपके पास आगे भी आने की प्रयास करते रहेंगे। उमेश, आपका बहुत शुक्रिया और चंद्रशेखर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी त्रासदी पे इस वक्त क्या कुछ तरीके से प्रयास चल रहे हैं उस बारे में विस्तार से बात करने के लिए फिलहाल रुक करते हैं कुछ और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। टेरी द्वारा आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व के सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। और इस सम्मेलन में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में आइए आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है वो टेरी के माध्यम से किया जा रहा था। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को करीब 6:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का ये अपने आप में एक वैश्विक सम्मेलन है और इसके साथ इसमें वैश्विक नेता, बिजनेस लीडर, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, युवा और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए वो लोग जो कि पर्यावरण पर खास तौर से काम करते हैं, ऐसे तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इस सम्मेलन में इस विषय पर मंथन होगा। अपने आप में क्या कुछ और प्रयास हो सकते हैं उस दिशा में लगातार चर्चा होगी। साथ ही साथ अगर इस बार के विषय की बात की जाए तो भविष्य के पुनर्भाषित करने की बात की गई है और सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण किस प्रकार का हो, वातावरण किस प्रकार का हो, उस प्रकार के विषय को इस बार चुना गया है। इस सम्मेलन के लिहाज से संरक्षित वातावरण किस प्रकार से बनाया जाए। प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए, किन किन सेक्टर्स पर चर्चा होगी, उनमें खासतौर से ऊर्जा एवं उद्योग परिवर्तन की बात होगी। इसके अलावा अनुकूलन और लचीलापन, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है पर्यावरण को ध्यान रखते हुए हम अपनी जब विकास योजनाओं पे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रकृति आधारित समाधान, यानी कि जो हमें नेचर ने जो सॉल्यूशंस दिए हैं उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए। साथ ही साथ जलवायु का वित्त की बात हो या चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात हो, इन तमाम विषयों पर भी विस्तार से मंथन किया जाएगा। स्वच्छ महासागर कैसे बनाया जाए और वायु प्रदूषण जैसे जो विषय हैं वो इस बार की चर्चा में शामिल किए गए हैं कि आखिर इन सब समस्याओं के समाधान के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। प्रमुख वक्ताओं की अगर बात की जाए तो गुयाना के राष्ट्रपति, न्यू पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री इस बार के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा
संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव और भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, वो भी इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने इस बारे में जानकारी दी आपको, और इसके अलावा किस तरीके से इस विषय पे आगे बढ़ा जाएगा ये अपने आप में बेहद देखने वाली बात होगी, क्योंकि पर्यावरण अपने आप में एक बड़ी चुनौती बना हुआ। और इस विषय पे हम अधिक बातचीत करते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान भी बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पर्यावरण संतुलन एक अपने आप में गंभीर चुनौती बनकर सामने निकल के आया है। और संभवतः जो खास मेहमान है वो हमारे साथ में जुड़ गए। प्रोफेसर पीके जोशी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जोशी जी, किस तरीके से देखा जाए इस समय की जो स्थितियां हैं दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर, कैसे आगे बढ़ा जाए और क्या बड़ी चुनौतियां इस वक्त? देखिए, पिछले कई दशकों से हम लोग पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपने में एक बहुत ही जटिल चुनौती है, तो उसके हमें समाधान निकालने के लिए एक जो समाधान हम सभी के सामने है वो है सतत विकास का, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, जिसके लिए सभी हेड ऑफ द स्टेट्स, सारे जितने राष्ट्र हैं, उन लोगों ने एक अपनी हामी भरी है और भारत भी उसमें काफी प्रगति कर रहा है उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में। तो जो ये समिट जो होगा, ये हेड ऑफ द स्टेट्स, एकेडमिशियंस, सिविल एक्टिविस्ट, यूथ, सभी को एक साथ लाएगा ताकि हम इन चीजों में चर्चा करके कुछ सॉल्यूशंस निकाल पाएं। जैसे आप जानते हैं, पेरिस एग्रीमेंट में हर कंट्री का एक अपना कमिटमेंट रहा, जिसमें इंडिया ने भी एक अपना कमिटमेंट दिया है 2.5 to 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन का। तो इन सारी चीजों को किस तरह से एड्रेस किया जाए, कैसे उसको एक्शन में चेंज किया जाए, वो इस समिट में निकलेगा। इसके साथ ही हम लोग सभी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, जल प्रदूषण की बात करते हैं। ये ऐसा लगता है कि लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन सभी का ग्लोबल लिंकेज है। तो इस तरह के समिट में अक्सर हम लोग इन्हीं चीजों में चर्चा करते हैं और उनके समाधानों की तरफ हम लोग कुछ अगर सॉल्यूशंस निकल जाएं तो उस हमें उम्मीद है कि इस समिट से भी इस तरह के कुछ पॉइंटर्स हमें मिलेंगे, जो भारत ही नहीं अन्य देश भी उसका अनुकूलन करें। जी जोशी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि पेरिस सम्मेलन को लेकर हमने बीते दिनों देखा है कि किस प्रकार से बड़े बड़े देशों ने अपने आप को थोड़ा सा किनारे कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीद जगी। और नेशनल एक्शन प्लान के लिहाज से अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने जो कुछ भी कमिटमेंट किए हैं उस पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो या वनों के क्षेत्र को बढ़ाने की बात हो, इन तमाम चीजों पे जो हिंदुस्तान का इस वक्त का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कम से कम दुनिया के लिए एक नजीर। जोशी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, अगर आप तो मेरी आवाज आ रही तो मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि भारत ने जो प्रयास किए इस दिशा में, नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमने वनों के क्षेत्र को बढ़ाया है, रिन्यूएबल एनर्जी में अपने टारगेट से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है ये सारे भी एक तरीके से भारत के जो प्रयास हैं ये दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पे हैं? जी अवश्य। यदि आप देखें कि जो ग्रीन कवर की जो बात है, उसमें बिल्कुल मिनिस्ट्री ने अलग अलग स्कीम्स बनाई हैं, और जो रिसेंटली जो बात की थी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की थी, उससे पहले सिटी फॉरेस्ट की बात की थी, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड में कुछ हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं जिससे हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कर सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमारे जिस तरह के जो हमारे कमिटमेंट्स थे, हम लोग पहले से ही उसको हम लोग अचीव कर पाए हैं। और आज की तारीख में दोनों ही क्षेत्रों में हम लोग अगर विश्व स्तर पर देखें तो भारत एक अनूठा उदाहरण है अन्य देशों के लिए भी, जो जिसने दिखाया है कि जो कमिटमेंट है उनको हम वक्त के से पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो छोटे बड़े देश जितने हैं, सब भारत की और बड़ी और उम्मीदों से भी देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी चाह रहे हैं कि इस तरह के एग्जांपल्स को वो लोग अपने वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन कवर के लिए इंप्लीमेंट कर सकें। जोशी जी, एक चीज और जी, एक और चीज की हमने देखा है कि जब कभी भी हम इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की ओर जाने की बात करते हैं तो जो बड़ी समस्याएं आती वो आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर और फंडिंग को लेकर। आपको लगता है कि ये दो ऐसे मसले हैं जिसको लेकर शायद जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको और ज्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करने की जरूरत है, तब शायद दुनिया भर में हम एक बदली हुई तस्वीर देख पाएंगे? ये जो पॉइंट आपने पकड़ा, यही सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है आज की तारीख में विश्व भर में, कि जो विकसित देश जो हैं वो कमिट तो कर देते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कमिटमेंट के बाद वो अपने आप को विड्रॉ कर देते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंस
सभी जो विकासशील देश हैं, छोटे देश हैं, उन सब में ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें सिर्फ उनका कमिटमेंट नहीं चाहिए, हमें उनका एक्शनेबल कमिटमेंट चाहिए। और अब ये देखा जा रहा है कि जो जिस तरह के परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन कुछ विकसित देशों में हुए हैं, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो उन्होंने कमिट किया था उसको वो एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और अगर वो हो जाए तो जो हमने जो जिम्मेदारियां ली हैं कमिटमेंट के तहत विकासशील देशों ने भी, उनको पूरा करना शायद संभव हो सके। सर, आपको लगता है कि हम जब ग्लोबल चैलेंजेस की बात करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशंस की बात आती है तो भारत उस दिशा में भी आगे बढ़कर दुनिया को एक रास्ता दिखाता नजर आता? मेरा खासतौर से इस बात की मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे जो हमने एक समाधान दिए दुनिया को, आपको लगता है कि वो एक ऐसा मंच है जहां पे दुनिया को और बेहतरी से आगे आना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? जी, इसमें देखिए, जो गत वर्षों में जो हम लोग देख रहे हैं, जो भारत देश जो है उसकी राजनीतिक जो विल पावर है और जो टेक्नोलॉजी में जो इंटरवेंशन हो रहा है, उसने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। और जिसके नाते हमने ये देखा है कि हमारा एक अच्छा नेटवर्क बन पाया है। जैसे आपने सोलर अलायंस का उदाहरण दिया, तो उस नेटवर्क के तहत अन्य जो देश जिनको इस तरह की तकनीक या इस तरह के कमिटमेंट्स को कैसे एक्शनेबल करना है, उसकी जो जरूरत है, वो भी हम लोग साझा कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम अन्य देशों से भी कुछ सीख ले पा रहे हैं, जिससे इस चीज को और प्रगति से बढ़ाया जाए। तो विश्व स्तर पटल पर आज की तारीख में पेरिस एग्रीमेंट में जो भी भारतवर्ष ने जो भी कमिटमेंट दिए थे, उनमें कुछ कमिटमेंट्स में तो वो बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही आगे आ पाया है, और कमिटमेंट्स के लिए भी उसने बहुत ही जुझारू रूप से काम शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बहुत जीता जाता अच्छा एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड्स जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो बोलते हैं, वो इस क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण स्थापित कर रहा है। जी, आपको सर लगता है कि इंडिया ने सिर्फ फॉरेस्ट कवर में ही आगे अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं, इस दिशा में तेजी से नहीं बढ़े, बल्कि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है उसके कंजर्वेशन, संरक्षण के लिहाज से जो कदम उठाए हैं, उसके नतीजे भी अब बेहतरी से दिखने लगे हैं? अगर हम देखें कि किस प्रकार से टाइगर की संख्या बढ़ने की बात हो, या कई इकोलॉजिकल जो लगभग एक तरीके से उन पर सस्टेन करने की उनके ऊपर चिंता बनी हुई थी, वो भी अब हम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी, फॉरेस्ट हम लोग आम भाषा में फॉरेस्ट बोल देते हैं, लेकिन जब हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा, हम संपूर्ण इकोसिस्टम का ध्यान रखते हैं। जी। और आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि जो शेरों की गणना जो हुई थी, जो कमिटमेंट था कंट्री का, वो उन्होंने लगभग 5-6 साल पहले ही उसको अचीव कर दिया। तो सिर्फ एक ग्रीन कवर बढ़ाना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फॉरेस्ट कवर का नंबर बढ़ रहा है। इससे जो कंप्लीट इकोसिस्टम का जो लिंकेज है, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, मेडिसिनल प्लांट्स है, सॉइल कंजर्वेशन है, एयर और वाटर का जो प्यूरिफिकेशन है नेचुरल सिस्टम्स के थ्रू, वो सारे कमिटमेंट्स भी पूरे होते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो जो भी स्टेप्स पिछले कुछ सालों में सरकार ने लिए हैं और जिनका हम एग्जाम्पल फील्ड में देख रहे हैं, उनसे वो सारे जो आयाम हैं पर्यावरण के, जिसको सिर्फ हम फॉरेस्ट बोल के समझ पा रहे हैं, वो सारे आयामों को वो टच करता है और उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। सर, हम देख रहे हैं कि इस समय दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर, सरकारों के स्तर पे या एनजीओ के स्तर पे एक मंथन चल रहा है, लेकिन सरकारों के इतर भी, अगर एक समाज की बात की जाए, इंडिविजुअल्स की बात की जाए, क्या कंट्रीब्यूशंस हो सकता है लोगों का, अगर उनको लगता है कि हाँ, उनका भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक बदलाव की तस्वीर में सहायक हो सकता है? तो मैं इसको छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं कहूंगा। मैं ये मानता हूं कि जो कम्युनिटी जो कैपेसिटी उसकी है, उसकी एनेबलिंग जो है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वो बहुत ही जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से स्टेप्स ले, ग्लोबल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत कुछ ना कुछ नए काम करे, लेकिन जब तक आम आदमी, समाज का हर व्यक्ति, कम्युनिटी जब तक उसमें अपनी भागीदारी नहीं देगा, तब तक शायद ये नहीं हो सकता। और उसके लिए सबसे उचित ये है कि जो आपके आसपास जो इमीडिएट इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे आपके आसपास का वेजिटेशन हो, चाहे आपके आसपास के वाटर बॉडीज हो, चाहे आपके आसपास एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, उसमें हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें कि हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसका सबसे जरूरी काम यह है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को दोबारा से देखें
और हम इस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाएं जी कि उससे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन में कमी आए। अगर व्यक्ति विशेष इस तरह के स्टेप्स लेगा तो कम्युनिटी एज अ होल, कंट्री एज अ होल उस चीज को और इफेक्टिवली अचीव कर पाएगी जो गवर्नमेंट्स चाह रही है। बिल्कुल, और शायद हमें शाम का इंतजार भी करना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के स्तर पर किस प्रकार की एक रूपरेखा का काम हो रहा है उस दिशा में एक बड़ी बात भी सामने रख सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। और अब नजर डालते हैं और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर भी डालते हैं। और राष्ट्रीय प्राइम में पहले बात संसद की कार्रवाई की। राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर चर्चा शुरू हो चुकी है। उच्च सदन में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने की। और वहीं राज्यसभा ने आज चर्चा के बाद प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को भी पारित कर दिया है। राज्यसभा से पारित होने के साथ ही ये विधेयक संसद से पारित हो चुका है और लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 84 मत पड़े जबकि विधेयक के खिलाफ 44 मत पड़े। That the bill be passed subject to correction, ayes 84, noes 44. The motion is adopted and the bill as amended is passed. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि बांग्लादेश की ओर से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के लिए बहुत इलाका ऐसा है जहां बाढ़ नहीं है। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं 76% भारत बांग्लादेश सीमा को कटीली बाढ़ से कवर कर दिया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 2216 है। जो बाढ़ से कवर की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 1638 है, लगभग 76% है। शेष जो बचा है 578 किलोमीटर, इसमें 10 किलोमीटर कार्य प्रगति पे है। 319 किलोमीटर का बाड़ लगाना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वह नदियों का क्षेत्र है और कुछ दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहां हम बाड़ नहीं लगा सकते। फिर भी व्यापक संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इसमें रेडार है, सेंसिटिव कैमरे हैं और कई प्रकार की व्यवस्था लाकर हम वहां सीमा की सुरक्षा भी करते हैं, घुसपैठियों को रोकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में शाम लगभग 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। यानी आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो वहां पर प्रधानमंत्री का हमको संबोधन देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की ओर से चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। राजेश, प्रधानमंत्री एक तरीके से राज्यसभा में तो अपनी बात रख ही चुके हैं, अब लोकसभा की बारी। हाँ बिल्कुल आर्येंद्र, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत प्रतीक्षा के बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। चूंकि प्रतीक्षा इसलिए कि राज्यसभा में जो है वो चर्चा पूरी हो गई थी, इसलिए राज्यसभा में पहले उन्होंने रिप्लाई किया और उसके बाद लोकसभा में चूंकि चर्चा विलंब से शुरू हुई, जो विपक्षी सांसद थे उनके भारी अवरोध की वजह से 3-4 दिन बाद जो है वो चर्चा कायदे से शुरू हो पाई। और आज रात हम कहें तो लगभग 1 बजे रात तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई जो है वो देर रात तक, मध्य रात्रि तक आर्येंद्र जो है उसको चलाया और उसके बाद चर्चा जो है उसको पूरी कराई गई है। आज 4 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई ज्यों शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा देने को तैयार नजर आएंगे और देखना होगा, सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि वो क्या कुछ सरकार का अपना रोड मैप, क्या कुछ खाका जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और राज्यसभा में आपने देखा कि उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला, चुटकी भी ली,
अपने सरकार का कामकाज भी बताया, वहीं कई विपक्षी सांसदों की तारीफ भी की। तो सभी लोगों की निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी 4 बजे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में क्या कुछ जवाब देते हैं, ये देखना होगा। राजेश, अगर हम बात करें आज के राज्यसभा के विधायी कामकाज के लिहाज से तो क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा आज? देखिए, आज जो पोर्ट अथॉरिटी बिल था वो बिल पास हो गया है राज्यसभा से, और ये पहला मौका है जब किसी विधेयक पर वोटिंग कराई गई है। और मानसून सत्र में भी मुझे याद है कि मानसून सत्र में भी किसी विधेयक पर शायद वोटिंग नहीं हुई थी, और आज इस सत्र में भी वोटिंग नहीं हुई थी। चूँकि सत्र की अवधि कम है, वक्त भी कम रहता है, लिहाजा ये कोशिश रहती है कि विधेयक को जल्दी से पारित कराया जाए। तो पोर्ट बिल जो है, अथॉरिटी बिल, उस बिल को चर्चा कराने के बाद, उस पर वोटिंग के बाद विधेयक जो है पास हुआ है। जो जहाजरानी मंत्री, राज्य मंत्री हैं मनसुख भाई मंडाविया, उन्होंने उस पर जवाब दिया, और जवाब देते हुए जो कई सदस्यों ने आशंकाएं व्यक्त की थी कि शायद पोर्ट के निजीकरण का प्रावधान करने के लिए सरकार जो है ये बिल लेकर आई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसे खारिज किया और कहा कि बंदरगाहों को किसी भी हालत में निजीकरण नहीं किया जाएगा, सिर्फ उनको स्वायत्तता प्रदान की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति गुजरात या कलकत्ता में अगर बंदरगाह पर अगर किसी तरह की किसी को दिक्कत होती है या बंदरगाह में किसी तरह की समस्याएं आती हैं, तो उसकी फाइल दिल्ली भेजी जाती है, और दिल्ली में आने के बाद फिर एक प्रक्रिया के बाद उसके प्रगति का काम जो है वो हो पाता है। तो अगर उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए तो वो तमाम फैसले खुद ले सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं बंदरगाहों की प्रगति जो है वो हो पाएगी। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि पोर्ट जो है उसका निजीकरण नहीं होगा, सिर्फ उसे समृद्ध करने के लिए विधेयक लाया गया है। और एक लंबे अंतराल के बाद, एक प्रतीक्षा के बाद हम कह सकते हैं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद बजट जो है, आम बजट 2021 पर चर्चा जो है वो शुरू हो गई है हरियेंद्र राज्यसभा में। और कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बजट भाषण की जो है वो शुरुआत की है, और कपिल सिब्बल ने तमाम तरह के कई सुझाव भी दिए हैं, और यह सरकार को कई तरह के सुझाव भी दिए, और बजट पर उन्होंने पहला बजट भाषण जो है वो प्रस्तुत किया है। जी शुक्रिया राजेश, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए आपसे हम आगे भी रुख करते रहेंगे, बाकी क्या कुछ कार्रवाई उस बारे में बात करने के लिए शुक्रिया। और रुख करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अब बात यूपी की। उत्तर प्रदेश में आज 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। मार्च से कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूलों को आज करीब 10 महीने बाद कोरोना नियमों के तहत खोला गया है। इस व्यवस्था में सप्ताह में 2 दिन हर क्लास के बच्चे आएंगे। सोमवार और गुरुवार को 6ठी कक्षा के, मंगलवार और शुक्रवार को 7वीं कक्षा के, और बुधवार और शनिवार को 8वीं कक्षा की क्लास चलेगी और बच्चों की संख्या आधी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को 1 मार्च से खोला जाएगा। उधर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए आवासीय विद्यालयों को कल फिर से खोला गया। राज्य के पूर्वांचल के जिले गोरखपुर और वाराणसी में भी स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे एहतियात के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं। सब प्रकार की व्यवस्था किया है बच्चों के लिए। 50% बच्चे एक क्लास में बैठेंगे, और सैनिटाइजिंग का सब पूरी तरफ से हमने इंतज़ाम किया है। टीचर्स और अभिभावकों को इसके बारे में हमने पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दिया है, और सब तरफ हमारे स्कूल की सफाई हुई है, सैनिटाइजेशन हुई है, क्लास का और ग्राउंड का भी। पहली बार बच्चों को बुलाए गए हैं कक्षा 6 से 8 तक, और पहले से ही बच्चे अक्टूबर से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आ रहे हैं स्कूल में। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। रामेंद्र, अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो नौनिहालों का, बच्चों का स्कूल में जाने को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक प्रकार की वो स्थिति आ गई कि अब हम स्कूल भी खुलते हुए देख पा रहे हैं। बिल्कुल आनंद, उत्तर प्रदेश में 6, 7, 8 के क्लासेस के खुल गए हैं। हालांकि बच्चों की संख्या उस तरह नहीं बढ़ी है। अभी जो अभिभावक वो थोड़ा चिंतित हैं, उनको लगता है कि बच्चे जा रहे हैं पता नहीं कैसे हो। हालांकि वो पूरे जो स्कूल हैं उनमें प्रोटोकॉल का पालन किया गया, लेकिन जो बच्चे निकल कर आए हैं वो बहुत खुश हैं। आप कुछ बच्चों से बात करते हैं। आप लोग स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? आज हम लोग को कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है।
स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? यस सर। क्या क्या कराया जा रहा है? सब प्रॉपर सैनिटाइजिंग हो रही है और क्या कहते हैं, मास्क का ध्यान रखा जाता है और दूरी का ध्यान रखा जाता है, बैठने में दूरी बनाई जाती है, टीचर्स भी दूरी करते हैं, बस ये। तो आप लोग खुश हो, लग रहा है कि स्कूल आए तो अच्छा है? बिल्कुल, देखिए ये बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल आए इनको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हालांकि कोविड के दौर में जिस तरह दुनिया बदली है उस तरह स्कूलों का भी स्वरूप बदल गया है। क्लासेज अलग अलग हो जाएंगे, 50% बच्चे आएंगे, क्लासेज को बढ़ाया जा रहा है, 6 के 2 दिन, 7 का 2 दिन, 8 का 2 दिन, इस तरीके से करके क्लासेज चलाए जाएंगे। तो वो माहौल तो नहीं होगा स्कूलों का जो भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन ये क्लासेज शुरू हो जाएंगे और बच्चों की जो शिक्षा पिछड़ी है वो सामान्य रूप से गति पकड़ लेगी। ये सारा कुछ अरेंज हो जाएगा। हालांकि आज से स्कूल खुल गए और बच्चे भी खुश हैं। आर्यन जी रामेंद्र, अगर देखा जाए तो जो संख्या कम है उसको लेकर अभिभावकों के मन में अभी भी चिंता होगी, तो क्या स्कूल प्रशासन या सरकार के स्तर पर अभिभावकों को जागरूक करने को लेकर या उनसे संवाद करने को लेकर भी प्रक्रियाएं कि हाँ अब ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं? बिल्कुल, जो स्कूल प्रशासन है वो अभिभावक से बात कर रहा है और कह रहा है कि आप आकर के एक बार स्कूल देख लीजिए, आपको लगे कि आपके बच्चा सुरक्षित है तब भेजिए। और जिला प्रशासन देखिए पिछले परसों जो संख्या थी वो पूरे प्रदेश में 70 थी कोविड के, जो 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए थे। तो एक तरीके से कोविड का दौर भी धीरे धीरे ढल रहा है। तो जो अभिभावक है वो भी तो उनकी चिंताएं हैं, जाहिर है कि बच्चा भेजेंगे तो चिंताएं उनकी जायज़ हैं, लेकिन वो आकर के देख रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे शुरू होंगे तो ये संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। अभिभावक भी अभी कुछ बच्चे गांव चले गए हैं, दूर हैं, तो धीरे धीरे करके व्यवस्था होगी और ये बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी जैसे पहले थी, उसी तरीके से रौनक आएगी। आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया रामेंद्र से बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और बात है दिल्ली से। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि राजधानी में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी। पहली सूची की घोषणा 20 मार्च को होगी। दाखिले की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च होगी। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 मार्च तय की गई है। और भारत में अभी तक 66 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 13 फरवरी से टीके की दूसरी डोज देने की भी शुरुआत की जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करें कि सभी स्वास्थ्यकर्मी को 20 फरवरी तक कम से कम एक बार टीका जरूर लगवा लें। साथ ही सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स 1 मार्च तक कम से कम एक बार टीका जरूर लगवा लें। देश में 12 राज्यों ने हेल्थ केयर वर्कर्स का एक बार 65% वैक्सीनेशन करा लिया गया है। देश में 97% लोगों में कहा है कि वो टीकाकरण से संतुष्ट हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि देश में किसी भी अन्य तरह का कोरोना वेरिएंट देखने को अभी तक नहीं मिला है। वहीं कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की वजह से बेहतर नतीजे भी लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,05,61,608 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.27% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर भी घटकर 1.43% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 13,087 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चाय चक्र यानी चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद रहे। JP नड्डा ने कहा कि जो माँ माटी मानुष के नाम पर जीत कर आए थे वो लोग तानाशाही तुष्टीकरण करते हैं। गरीब किसान भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। जिस तरीके से गरीब भाइयों के साथ अन्याय हुआ है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आगे चुनाव आएगा, ममता जी को जाना होगा। जहां तक विकास का सवाल, मोदी जी ने हर तरीके से विकास करने की कोशिश की और ममता जी की सरकार ने
तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलाबाजी के माध्यम से जनता को शोषण किया। चुनाव आयोग का 3 सदस्यीय दल आज से दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर है। आयोग के 3 सदस्यीय दल में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार शामिल हैं। चुनाव आयोग की टीम करीब 5 दिन तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। आयोग की टीम सबसे पहले तमिलनाडु राज्य का दौरा करेगी, इसके बाद टीम पुडुचेरी जाएगी। अपने दौरे के अंत में आयोग की टीम केरल भी जाएगी। यहाँ चुनाव तथा प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आयोग अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटोनी ब्लिंकन से फोन पर बात की है और इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की है। एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और कहा है कि बातचीत के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रगति के साथ ही क्वाड के अंतर्गत सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों नेताओं के बीच म्यांमार के हालात पर भी चर्चा हुई। एस जयशंकर और ब्लिंकन के बीच बातचीत ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर वार्ता हुई थी। वहीं मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी विस्तृत और बहुपक्षीय दोनों है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और ये एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उभरने और क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की इसकी भूमिका का स्वागत करता है। U.S.-India comprehensive global strategic partnership is both broad as well as multifaceted. We'll continue to engage at the highest levels of our government to deepen cooperation on many fronts, and we are confident that the strong and upward trajectory of our partnership will in fact continue. India is one of the most important partners in the Indo-Pacific region to us. We welcome India's emergence as a leading global power and its role as a net security provider in the region. We cooperate on a wide range of diplomatic and security issues, including defense, non-proliferation, regional cooperation in the Indo-Pacific, counterterrorism, peacekeeping, the environment, health, education, technology, agriculture, space, and oceans. And of course, that list is not exhaustive. और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है बड़ी खबरें। और खेल प्राइम को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या बड़ी बात है अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आर्यन। और खेल की खबर की अगर बात करें तो बड़ी बात ऑस्ट्रेलियन ओपन से आ रही है, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दिन महिला एकल के दूसरे दौर में एक और उलटफेर देखने को मिला, जब 8वीं वरीयता प्राप्त कनाडा की बियांका एंड्रेस्कू प्रतियोगिता से हारकर बाहर हो गईं। उन्हें चीनी ताइपे की सू इसी ने 6-3, 6-2 से हरा दिया। बेलारूस की आर्याना सबलेंका भी तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहीं। उन्होंने रूस की डारिया कसाटकीना को सीधे सेटों में 7-6 और 6-3 से मात दी। वहीं अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है। सेरेना ने सर्बिया की निना स्टोजनोविच को सीधे सेट में आसानी से 6-3, 6-0 से हरा दिया। 2019 की फाइनलिस्ट चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा भी उलटफेर का शिकार होकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें रोमानिया की सोराना सिरिस्टी ने 3 सेट तक चले मुकाबले में 6-4, 1-6 और 6-1 से हरा दिया। बात करें पुरुष वर्ग की तो वहीं पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे। डोमिनिक थीम ने दूसरे दौर के मैच में जर्मनी के डोमिनिक कोइफर को 6-4, 6-0, 6-2 से पराजित किया। विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी तीसरे दौर में जगह बनाई। जोकोविच ने दूसरे दौर के मैच में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफोए को 6-3, 6-7, 7-6, 6-3 से पराजित करके अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। टेनिस के बाद अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में मैन यू ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को एकमात्र गोल से हरा दिया। पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से मार्कस रशफोर्ड द्वारा बनाए गए शानदार मूव को मैकटोमिने ने गोल कर अपनी टीम को जीत दिला दी।
वहीं एफए कप के ही एक अन्य मैच में बॉर्नमाउथ और बर्नले के बीच खेले गए मैच में बॉर्नमाउथ ने बर्नले को 2-0 से हरा दिया। बॉर्नमाउथ की तरफ से सरेस ने स्टेसी की मदद से खेल के 21वें मिनट में गोल किया, जबकि बॉर्नमाउथ की तरफ से स्टानिस्लास ने 28वें मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल दागा और अपनी टीम की जीत पर मुहर लगा दी। बिना मैनेजर के खेल रही बॉर्नमाउथ ने 64 साल में पहली बार इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया है। अब बात कर लेते हैं कुछ देसी धुरंधरों की, जहां उत्तर प्रदेश की मुनीता प्रजापति ने महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में अंडर 20 वर्ग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। प्रजापति ने 47 मिनट 53.58 सेकंड का समय निकाला। उन्होंने रेशमा पटेल का 48 मिनट 25.90 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा। वाराणसी की प्रजापति भोपाल में पिछले महीने हुई फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप में इसी वर्ग में तीसरे स्थान पर रही थीं, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले इलेक्ट्रीशियन के बेटे प्रिंसिपल पाल सिंह आज अमेरिका के एनबीए में अपना डेब्यू करेंगे। वे एनबीए के जी लीग से करार करने वाले तीसरे भारतीय हैं। 6 फुट 10 इंच के प्रिंसिपल सिंह ने हाल ही में एनबीए की जी लीग से करार किया था। अब वे जी लीग में एक ग्राइड टीम से खेलेंगे। लुधियाना बास्केटबॉल अकादमी के साथ अपने करियर की शानदार शुरुआत करने वाले प्रिंसिपल सिंह ने 2017 में एनबीए अकादमी इंडिया से जुड़े। उन्होंने एनबीए अकादमी प्रोग्राम के दौरान कई हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल बास्केटबॉल इवेंट्स में हिस्सा लिया। इसमें बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स एशिया 2018, BWV ग्लोबल 2018 और NBA ग्लोबल कैम्प 2018 शामिल है। साथ ही प्रिंसिपल सिंह ने भारत की सीनियर राष्ट्रीय टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो वाकई एक बड़ी कामयाबी। ये तो थी सारी खेल की खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी आर्यन के पास। शुक्रिया गौरव, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात अमेरिका की सेनेट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई शुरू हो गई है। महाभियोग के तहत डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल में दंगा कर भड़काने का आरोप लगाया गया था। सीनेट में एक वीडियो प्रस्तुत करने के साथ ही महाभियोग का परीक्षण शुरू हुआ। इसमें कैपिटल हिल में 6 जनवरी के दंगों के ग्राफिक चित्र दिखाए गए थे। वीडियो में दिख रहा है कि सेनेटर अपनी सीट पर बैठे थे। वे दंगाइयों को देखते रहे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और देशद्रोह के नारे लगाए। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने कहा कि वे सेनेट को पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ नए विनाशकारी सबूत भी देंगे। ट्रंप के वकीलों की दलील है कि ट्रंप ने के समर्थकों की रैली को संबोधित करने के दौरान लोगों को दंगा के लिए नहीं भड़काया। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है जब राष्ट्रपति पद पर रहे किसी व्यक्ति को महाभियोग का 2 बार सामना करना पड़ा हो। उधर म्यांमार में आंग सान सू की के दफ्तर पर छापा मारा गया है। मंगलवार रात सेना द्वारा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की प्रमुख आंग सान के दफ्तर में ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद म्यांमार के लोगों का प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया। छात्रवाद कामगारों ने बुधवार सुबह राजधानी नेपितो में प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के बल इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह ताकत का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहां सैन्य टीवी चैनल मायवाड़ी के अनुसार प्रदर्शनकारियों के हमलों के कारण मंडवारे में 4 पुलिस अधिकारी घायल हो गए और पुलिस की कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार में तख्ता पलट की लगातार निंदा हो रही है। न्यूजीलैंड ने सभी प्रकार के राजनीतिक और सैन्य संबंध वहां से निलंबित कर दिए हैं, जबकि फिलीपींस ने यथास्थिति बहाल करने के लिए म्यांमार से कहा है। और बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। विशालकाय गजराज को देखने के लिए कौतूहल हमेशा बना रहता है, तो हमें इनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए।
इसी मकसद के साथ इन दिनों तमिलनाडु के कोयम्बटूर के मंदिरों के हाथियों के लिए विशेष कायाकल्प शिविर की शुरुआत की गई है। शिविर में अगले 48 दिनों तक इन हाथियों की विशेष देखरेख की जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए भी उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। खास तरह से इस शिविर में इस साल 26 हाथी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 23 हाथी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मठों के हैं, जबकि 3 मंदिरों के हैं। आपको छोड़ जाते हैं इन हाथियों की मनमोहक तस्वीरों के साथ। फिलहाल मिड डे प्राइम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत दुनिया में कोविड वैक्सीकरण अभियान में सबसे आगे है। यही नहीं, विश्व में कोविड के कारण विश्व के कई देश जहां लगातार मौतों में इजाफा देख रहे हैं, तो वहीं भारत में बेहतर प्रबंधन के कारण न केवल कोविड से होने वाली मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है, वहीं पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। बावजूद इसके सावधानियां अब भी बरतनी होंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड-19 का खतरा कम नहीं हुआ है। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कोविड संक्रमण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपके संक्रमण से संबंधित आपकी कोई भी